back. So today we will discuss chapter number 19 of class 11. We will now discuss about urine formation. Urine formation. So there are basically 3 steps in the process of formation of urine, right? And the process of urine formation is called urinopoiesis. ठीक है, अब यहाँ पर ये जो यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है, इसमें 3 बेसिक स्टेप्स आप पढ़ोगे. फर्स्ट वन इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सेकेंड रीएब्जॉर्प्शन. एंड थर्ड स्टेप इज tubular secretion. This ultrafiltration is also called glomerulus filtration, and this reabsorption is also called selective reabsorption, right? So ultrafiltration या फिर glomerular filtration में क्या होगा? मैंने आपको Bowman's capsule का पूरा स्ट्रक्चर बताया था, जिसमें पोडोसाइट्स के बारे में बताया था, जो कि कुछ ऐसे स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है? ब्लड को फिल्टर करने में मदद करना. इनके बीच में कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हमने स्लिट पोर्स कहा था. क्या कहा था? स्लिट पोर्स, राइट? तो नाउ यू विल सी दैट these podocytes will help in the filtration of blood. अब ये जो ब्लड फिल्टर हो रहा है वो कहां से आएगा? There is a blood vessel which is afferent arterioles. अब ये जो afferent arteriole है, इसके अंदर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है which is of 60 mmHg. This hydrostatic pressure helps in formation of the pressure gradient. यहाँ पर जो afferent arterioles में ब्लड जो फ्लो कर रहा है, जो ब्लड इसके अंदर मूव करता हुआ आएगा, फ्लो करता हुआ आएगा, उसमें जो प्रेशर होगा, दिस इज द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ afferent arterioles which is 60 mmHg, यानी कि 60 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी. सो जैसे ही यहाँ पर ये ब्लड आगे फ्लो करेगा इन दीज कैपिलरीज, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? कैपिलरीज प्रेजेंट है. सो देयर विल बी डेफिनेटली एन इंक्रीज इन द प्रेशर. As a result of the pressure gradient difference create होने की वजह से यहाँ पर ये जो पोडोसाइट्स हैं, इनके थ्रू जो ब्लड में, जो प्लाज्मा में कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, वो फिल्टर होना स्टार्ट करेंगे. सो इट हैज द प्लाज्मा and the filtration will take place in this Bowman's capsule. As a result, the filtrate will be released here. This filtrate is more or less similar to the plasma. क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से ब्लड फिल्टर हो रहा था, तो जितना भी प्लाज्मा में कंपोनेंट प्रेजेंट था, स्पेशली द प्रोटीन्स, these all will be transported और these all will be filtered. तो लार्जर प्रोटीन्स को छोड़कर ब्लड का जितना भी कंपोनेंट होता है वो सारा फिल्टर हो जाता है. दिस इज द रीजन वी कॉल इट अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा मतलब बिल्कुल अल्टीमेट, जितना भी कंपोनेंट था जल्दी जल्दी वो सारा फिल्ट्रेट हो जाता है. और यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे कि ये जो पोडोसाइट्स है, यही वो सेल्स है जो कि हेल्प कर रहे थे. तो जब भी ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है तो किन किन चीजों को क्रॉस किया जाता है? तो देखिए, देयर आर 3 मेम्ब्रेन्स. दिस इज द एंडो मतलब जो इनर लेयर होती है ग्लोमेरुलस की, ब्लड वेसल, ठीक है. इज द एंडोथीशियम और एंडो लेयर है ना ऑफ द ब्लड वेसल और कैपिलरी. देन इन बिटवीन द Bowman's capsule and glomerulus is the basement membrane. This is the basement membrane, and then this layer the epidermis of epithelium of Bowman's capsule. तो जब भी ब्लड फिल्टर होता है तो 3 लेयर्स को क्रॉस करते हैं. एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस, बेसमेंट मेम्ब्रेन and epithelium of Bowman's capsule. As a result of the filtration of the pressure differences, the blood will be transported to the Bowman's capsule, and from there it will be moved to the PCT or proximal convoluted tubule.
बट जब भी हम बात करते हैं यहाँ पर फिल्ट्रेशन की, तो आप देखोगे अप्रोक्सीमेटली जो हमारा हार्ट होता है वो 1100 ml ऑफ ब्लड को पंप कर देता है पर मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो प्रेशर डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हुआ था, इसके डिफरेंस की वजह से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर जो प्रेशर से ब्लड आ रहा है वो कितना होगा, 1800 ml पर मिनट, 1800 ml पर मिनट। लेकिन जब फिल्ट्रेशन होती, 16 to 1800 होगा, लेकिन जब फिल्ट्रेशन होती है तो उसमें आप देखोगे 125 ml पर मिनट जो फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होके आता है वो कितना होता है, 125 ml पर मिनट, एंड दिस इज 180, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हम बात कर रहे हैं वो किसकी है, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट की बात कर रहे हैं। GFR का मतलब होता है the amount of filtrate produced, the amount of filtrate produced by the kidney, each kidney per minute। तो वो कितना अमाउंट होता है, 125 ml होगा। और ये जो GFR होता है 1 मिनट के हिसाब से जब देखते हैं तो वो 125 ml होता है, लेकिन जब डे के हिसाब से और लीटर के हिसाब से बात करेंगे सो इट विल बी 180, ठीक है। तो यहाँ पर हमने GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट के बारे में बात की है। तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना हो गया, 125 ml पर मिनट। लेकिन जब भी हम बात करेंगे कि जब ब्लड तो बहुत सारा आया था, अप्रोक्सीमेटली 1600 ml के आसपास ब्लड आया था, लेकिन जो यहाँ पर फिल्ट्रेट बन के आया वो सिर्फ 125 ml पर मिनट है, या फिर 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, ठीक है। तो जब इतना ज्यादा ब्लड आया था तो सिर्फ इतना ही क्यों फिल्ट्रेट हो पाया, देयर आर अगेन सर्टेन रीजंस कि जब वो फिल्टर होकर यहाँ पर आएगा, वो जो स्लिट पोर्स होते हैं उनके थ्रू सभी सब्सटेंसेस फिल्टर होंगे, लेकिन जो लार्जर प्रोटीन्स होते हैं वो रह जाते हैं, ठीक है। तो उनकी वजह से कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन में डिफरेंस हमेशा आता है। साथ ही साथ आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ पर ये जो बॉमिन्स कैप्सूल है जिसमें फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, जिसमें फिल्ट्रेशन का काम चलेगा, उसी के साथ साथ एक जंक्शन प्रेजेंट होता है और कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको JG सेल्स कहा जाता है, JG सेल्स। अब JG सेल्स क्या है, दीज आर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, ठीक है, एंड these cells collectively form an apparatus which is JGA, juxtaglomerular apparatus। अब इसका क्या फंक्शन होगा, देखिए, अगर कभी भी ये जो ब्लड फ्लो हो रहा है ये डिक्रीज या इंक्रीज हो जाएगा, सो देयर विल बी अ चेंज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन का मतलब है GFR। तो अगर कभी भी जो ब्लड का प्रेशर है वो कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, तो जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑल्टर्ड, है ना। तो एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए ब्लड की वॉल्यूम क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है, देयर इज अ फॉल इन दी ब्लड। जैसे ही देयर इज अ फॉल इन द ब्लड, ये जो JG apparatus है वो एक्टिव हो जाता है और इसके जो सेल्स हैं यानी कि जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स, ये सेल्स प्रोड्यूस करते हैं एक हार्मोन को विच इज रेनिन। स्पेलिंग आपको याद रखनी है, द हार्मोन इज रेनिन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि बाकी ब्लड के अंदर हार्मोन्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको एक्टिव करने में हेल्प करेगा, साथ ही साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाता है। वेसोकंस्ट्रिक्शन का मतलब है ब्लड वेसल्स का जो डायामीटर है उसको नैरो कर देना। उससे क्या होगा, ब्लड वेसल्स का जब डायामीटर नैरो हो जाएगा तो उसके अंदर जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, जितना कम डायमीटर होगा उतना ही ज्यादा प्रेशर होगा। तो डायमीटर कम हो गया है तो उससे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। एज अ रिजल्ट GFR विल गेट बैक टू इट्स नॉर्मल फ्लो। जो नॉर्मल होता है सेम वही फ्लो यहाँ पर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है यहाँ तक। तो सबसे पहला जो स्टेप था जिसमें हमने अल्ट्रा फिल्ट्रेशन पढ़ा है, ये इसमें हमने रेनिन के बारे में भी बात की है। आपको याद रखना है कि जब भी ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाता है, जो JG सेल्स है वो एक्टिव हो जाएंगे एंड दे विल हेल्प टू रिलीज अ हार्मोन व्हिच इज रेनिन। और रेनिन किस चीज में हेल्प करेगा, वेसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा, साथ ही साथ वो वाटर की एब्जॉर्प्शन भी करवाता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो नॉर्मल हो जाएगा। This we will study in the hormonal control in detail, right?
नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड स्टेप विच इज रीएब्जॉर्प्शन। अब रीएब्जॉर्प्शन में क्या होता है, देखिए रीएब्जॉर्प्शन में बेसिकली जब भी देखा जाएगा तो दो टाइप से रीएब्जॉर्प्शन होती है, एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन एंड पैसिव, एक्टिव एंड पैसिव सिक्रीशन। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, जब भी हमारा ब्लड फिल्टर करेगा तो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सब चीजें भी फिल्टर हो जाती हैं, बट दीज आर सम थिंग्स दैट वी नीड, दैट वी रिक्वायर फॉर अवर नॉर्मल मेटाबॉलिज्म, है ना। लेकिन अगर यूरिया और यूरिक एसिड के बारे में बात करोगे तो हम चाहते हैं कि ये हमारी बॉडी से रिमूव हो जाए। ठीक है, तो जिस समय ब्लड फिल्टर हो रहा था तो मैंने बोला मोस्ट ऑफ द कंपोनेंट गेट्स फिल्टर, तो ये सब चीजें भी फिल्टर हो जाएंगी। लेकिन हमें इन सब चीजों की जरूरत है अपनी बॉडी में नॉर्मल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। इसलिए जब भी यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो एक स्टेप आएगा विच इज सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अब हम क्या करेंगे, जो भी चीजें हमारे काम की होगी उनको हम रीएब्जॉर्ब कर लेंगे, यानी कि अपने बॉडी में या फिर जो ब्लड है, फ्लूइड है, उसके अंदर वापस ले आएंगे। और ये कौन से प्रोसेस से होता है, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन से। और मैंने बोला कि जो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन है वो दो तरीके से होगा, एक्टिव, पैसिव। जो एक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होती है इट रिक्वायर्स एनर्जी यानी कि एटीपी। जो पैसिव होती है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, इट कुड बी ईदर विद द डिफ्यूजन और बाय ऑस्मोसिस। यानी कि एक्टिव जब भी रीएब्जॉर्प्शन होती है उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी, इट विल बी शोइंग द अपहिल मूवमेंट, यानी कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ इसमें मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है। जबकि पैसिव में हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी। तो इनके कौन कौन से एग्जांपल्स हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आप देख सकते हो कि जो ग्लूकोज है और अमीनो एसिड, ठीक है, ये दोनों ही ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको एक्टिवली रीएब्जॉर्ब किया जाता है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, ये जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम 3 कैटेगरीज में भी डिवाइड कर सकते हैं, लाइक हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस, लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस एंड नो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। ऐसा किस बेसिस पर हम कर रहे हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए इतने एसेंशियल हैं, इतने जरूरी है कि उनको कंप्लीटली एब्जॉर्ब करना जरूरी है। तो हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस वही होते हैं जो कि कंप्लीटली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, और कंप्लीटली अगर आपको एब्जॉर्प्शन करना है सो इट इज नॉट पॉसिबल विद द पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसीलिए हम एक्टिवली उनको एब्जॉर्ब करेंगे। सो जो ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, ये क्या है, ये एक्टिवली एब्जॉर्ब किए जाते हैं एंड दीज आर हाई थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस। लेकिन जब लो थ्रेशोल्ड सब्सटेंसेस की बात करते हैं सो वी विल रीड अबाउट सर्टेन आयंस, जैसे कि मतलब उनकी जरूरत तो है बट वो कंप्लीटली रीअब्जॉर्ब नहीं होते। जैसे कि सोडियम पोटेशियम ले लीजिए, वो भी एक्टिवली होंगे, सोडियम पोटेशियम, ठीक है। बट जब हम लो थ्रेशोल्ड की बात करेंगे तो कुछ ऐसे विटामिन, ड्रग्स या क्रेटिनिन जैसे प्रोटीन्स हो सकते हैं जो कि हमें एब्जॉर्ब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर है। लेकिन एक्टिव के एग्जांपल्स आप पढ़ चुके हो, पैसिव के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ये यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब पैसिवली ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। साथ साथ वाटर की हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन में आप क्लोरीन का भी एग्जांपल ले सकते हो, यूरिया का भी एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। तो ये किस तरीके से एब्जॉर्ब हो रहे हैं, पैसिवली। पैसिव में क्लोरीन और यूरिया को डिफ्यूजन की मदद से और वाटर को ऑस्मोसिस की मदद से एब्जॉर्ब किया गया। तो यहाँ तक आपको अच्छे से याद रखना है। तो हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, अल्ट्राफिल्ट्रेशन एंड सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन में ग्लोमेरुलस की मदद से जो ग्लोमेरुलस में ब्लड था वो सारा बोमेंस कैप्सूल में आ रहा था, फिल्टर हो रहा था और फिल्ट्रेट प्रोड्यूस हो रहा था यहाँ, ठीक है। ये 125 ml पर मिनट था जिसको हमने बोला GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। साथ ही साथ 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे, ये की बात है। मिनट में 125 ml, डे में पर डे के हिसाब से 180 लीटर, ठीक है।
अब इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो किडनीज है मतलब हमारी बॉडी के अंदर एक इनबिल्ट मैकेनिज्म होता है, कभी भी ब्लड प्रेशर कम या ज्यादा होता है तो उसको ठीक करने के लिए, है ना। तो उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था, JGA, जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस। तो ये क्या है, इसके अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स है जो कि रेनिन को प्रोड्यूस करेंगे, रेनिन वैसोकंस्ट्रक्शन करवाएगा और जो ब्लड का फ्लो है उसे नॉर्मल लेकर आएगा। ठीक है, आपको एक और चीज इसके बारे में जानने की जरूरत है और वो ये है कि जो JGA है कैसे बना है। इट इज फॉर्म्ड बाय द सेल्यूलर मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी सेल्यूलर मॉडिफिकेशन से, DCT and afferent arterioles at their location of contact, इसका मतलब ये हुआ कि DCT और एफरेंट आर्टरियोल्स के जो सेल्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और एक स्पेशलाइज्ड अपैरेटस बनाते हैं जिसको JGA कहा जाएगा, यानी कि जुक्स्टाग्लोमेरुलर अपैरेटस, राइट। फिर उसके बाद सेकंड स्टेप हमने पढ़ा सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव क्यों बोला, क्योंकि सिलेक्टेड आयंस की, मॉलिक्यूल्स की या सब्सटेंसेस को ही रीएब्जॉर्ब किया जाता है बाय रीनल ट्यूब्यूल। तो भाई जब एक दिन में 180 लीटर फिल्ट्रेट बन रहा है तो 180 लीटर यूरिन में प्रोड्यूस हो रहा है क्या, नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीएब्जॉर्ब, क्योंकि 99% जो होता है फिल्ट्रेट उसको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इसीलिए जो 150 से 180 लीटर पर डे फिल्ट्रेट बन रहा था उसमें से मात्र 1.5 से 1.8 लीटर ही यूरिन बन पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 99% उस फिल्ट्रेट को रीनल ट्यूब्यूल्स ने अब्सॉर्ब कर लिया था, तो जो यूरिन बन पाया, जो वेस्ट निकल पाया वो सिर्फ 1.5 से 1.8 लीटर पर डे होता है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप क्या था, ट्यूबुलर सिक्रीशन। बेसिकली जो रीनल ट्यूब्यूल्स होती हैं, वो क्या करेंगी, H+ आयंस को, अमोनिया और इसके साथ साथ कुछ और K+ आयंस वगैरह भी हो सकते हैं जिनको सिक्रीट कर देती हैं फिल्ट्रेट में। सो दिस इज द ट्यूबुलर सिक्रीशन। देन व्हाट इज द नीड ऑफ दिस सिक्रीशन। भाई जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं H+ आयंस को, अमोनिया को, K+ आयंस को कहां पर डाल रही है, कहां सिक्रीट करेंगी, किसमें, फिल्ट्रेट में। तो उससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है कि ये एसिड बेस के बैलेंस को साथ साथ ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने के लिए जरूरी है। सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन। इसको आपको अच्छे तरीके से याद करना है, इसके सारे स्टेप्स भी आपको अच्छे से पता होना जरूरी है। ठीक है, तो इसमें से दो क्वेश्चंस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो नीट में भी पूछे जाते हैं आपसे। वो कौन कौन से क्वेश्चन है, एक तो हो गया JGA किसकी मॉडिफिकेशन है, और जो दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है वो 125 ml पर मिनट है या 125 ml पर आवर है या फिर पर डे है। तो वो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो जाते हैं हमारे लिए, इसीलिए आपको ये एग्जैक्ट टर्म्स याद करनी होगी। तो ये दो क्वेश्चंस बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है नीट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द यूरिन फॉर्मेशन एंड ठीक कर लो ये यूरोपोइसिस। दिस इज यूरिनो और यूरोपोइसिस। तो जो यूरिन की फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। सो आई होप आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इन केस अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।